तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बोटनी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, प्लांट किंगडम क्या था, तो बैथम और हुकर करके साइंटिस्ट आया था जिन्होंने प्लांट को कई भागों में बांटा था, जैसे कि क्रेप्टोगेम था और उसके बाद में फेनरोगेम था। और क्रेप्टोगेम का भी टाइप्स होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे बड़ा फाइलम जो है आपका था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में होता है फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके बाद में लाइकेन होता है, अलगी होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्रेप्टोगेम था और एक फेनरोगेम था उधर। तो फेनरोगेम का भी दो टाइप्स होता है, एक आपका आता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का भी टाइप होता है आपका मोनोकटल्डन और डाइकटल्डन। तो यह सब बात जो है ना प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल बता दिए थे। ठीक है, यदि आप वह नहीं देखे हैं तो देख करके आइएगा, फिर भी नहीं भी देखे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको यह लेक्चर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्लांट डिजीज के बारे में। ठीक है, पादप रोग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा पादप रोग प्लांट डिजीज। ठीक है, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। यदि नहीं आएगा तो खींच करके लाएंगे, क्योंकि पड़ोसी का वक्त है तो हमारा दौर आएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप पादप रोग। पादप रोग, पादप रोग कहने का मतलब होता है प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज, ठीक है। तो प्लांट डिजीज होता क्या है, तो डिजीज का मतलब होता है कि होने वाला अनियमित इरेगुलेटी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज। जाहिर सी बात है कि जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं और हमारे बॉडी में कोई इरेगुलेटी आ जाएगी तो क्या कहेंगे कि बीमारी आ गई है। समझ में आ रही है बात। तो प्लांट में होने वाला इरेगुलेटी अनियमित विकार को हम लोग क्या कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। और यह पादप रोग जो है ना वह कई कारणों से होता है, जैसे कि आपका देख लो गोभी का भूरा रंग हो जाना, उसके बाद में आंवला देख लीजिए कि नींबू का सड़ जाना, क्यों सड़ जाता है, उसके बाद में धान के पत्ते का सड़ जाना, लीची के पत्ते का सड़ जाना, बनाना का छोटा हो जाना, आलू में जो है काला रंग हो जाना, हरा रंग हो जाना, यह सब क्यों हो जाता है। तो आइए इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसपिटेशन के बारे में देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन, और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पादप रोग क्या होता है, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में होने वाले अनियमित रोग को पादप रोग कहते हैं। पादप रोग कहते हैं, और यह कई कारणों से होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो, इसके कई कारण होते हैं, ऐसे लिखो, इसके कई कारण होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पहला लिखिए आप जिंक। ठीक है, जिंक के कमी के कारण क्या होता है, तो जिंक के कमी के कारण जो है ना खेरा रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जनरली धान में यह खेरा रोग देखने को मिलता है। ठीक है, धान का पतला हो जाना। ठीक है, धान में क्या हो जाता है, खेरा रोग हो जाता है। और यह खेरा रोग किसके कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। तो लिख लीजिए खेरा रोग सीधा सवाल पूछता है जी कि खेरा रोग किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। किसके कमी से होता है, तो जिंक के कमी से होता है। उसके बाद में आलू का काला रंग किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन के कमी के कारण क्या होता है, आलू का काला रंग किसके कारण होता है, तो आलू का जो काला रंग है वह ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन यदि कम रहेगा तो आलू कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसके बाद में बोरॉन क्या होता है, तो बोरॉन के कमी के कारण जो है भूरा रंग होता है, भूरा रंग। ठीक है, बोरॉन का मतलब होता है बी से ब्राउन, बी से भूरा होता है ना, बी से ब्राउन। तो भूरा रंग किसके कारण होता है, तो भूरा रंग जो है ना वह बोरॉन की कमी के कारण होता है। यह आंवला में देखने को मिलता है, नींबू में देखने को मिलता है, संतरा में देखने को मिलता है, गोभी में देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए किस किस में, तो आंवला हो गया, आंवला का भूरा रंग हो जाना किसके कारण, तो बोरॉन के कारण आंवला। उसके बाद में गोभी, आंवला हो गया, गोभी हो गया और नींबू हो गया। ठीक है, तो यह नींबू में क्या हो जाता है, भूरा रंग किसके कारण होता है, तो बोरॉन की कमी के कारण होता है। लेकिन यहाँ नोट में बात लिख लीजिएगा कि नींबू में काला रंग जो है ना वह कॉपर की कमी के कारण होता है, जिसमें नींबू क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो नींबू का काला रंग कॉपर की कमी के कारण होता है। कॉपर की कमी के कारण
होता है, ठीक है। नींबू में काला रंग कॉपर की कमी के कारण होता है। इसके बाद में अगला लिखना है कि जनरली पोटासियम की कमी के कारण पत्ते क्या होते हैं, तो पोटासियम की कमी के कारण जो है ना वह पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं। जनरली लीची के पत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो, लीची आया हुआ सवाल है जी सब, लीची के पत्ते जलने लगते हैं, ठीक है। लीची के पत्ते ऐसे लिखो, लीची के पत्ते पोटासियम पोटेशियम पोटेशियम के कमी के कारण जलने लगते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद में जनरली पत्ता जो है ना वह जलता है आपका मोसेक वायरस के कारण। और यह मोसेक वायरस कहाँ पाए जाते हैं, तो मोसेक वायरस जो है तंबाकू के पत्तों में जनरली देखने को मिलता है। लिख लीजिए, जनरली सामान्यतः पत्ते मोसेक वायरस के कारण जलने लगते हैं और सामान्यतः मोसेक वायरस तंबाकू के पत्तों के ऊपर देखा जाता है, तंबाकू के पत्तों के ऊपर देखा जाता है, ठीक है। तंबाकू के पत्तों के ऊपर क्या होता है, देखा जाता है मोसेक वायरस। डिमिट्री इवानोवस्की करके क्या किया था, वायरस का खोज किया था। और वायरस का खोज करता डिमिट्री इवानोवस्की। याद रखिएगा, आता है सवाल जी कि वायरस का खोज किसने किया था, तो डिमिट्री इवानोवस्की करके वायरस का खोज किए थे। और यह जो है ना कहाँ से खोज किए थे, तो यह जो है तंबाकू के पत्तों के ऊपर से ही खोज किए थे। तो सामान्यतः पत्ते मोसेक वायरस के कारण क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। और यह सामान्यतः मोसेक वायरस कहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो तंबाकू के पत्ते के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में और लिख लीजिए, गेहूं का टुंडरू रोग जो है ना यह वायरस के कारण होता है, जिसमें गेहूं क्या हो जाता है, पतला पतला हो जाता है, गेहूं चावल की तरह दिखने लगेगा। तो लिख लो, कहां पर लिखिएगा, 3 के बाद यहां पर 4 लिख लीजिए। गेहूं का टुंडरू रोग वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। उसके बाद में 5वां लिखिए, गेहूं का टुंडरू रोग किसके कारण होता है, तो गेहूं का टुंडरू रोग वायरस के कारण होता है। बंकी टाइप ऑफ बनाना, यह क्या है, तो बंकी टाइप ऑफ बनाना जो है यह भी वायरस के कारण ही होता है। और बनाना इसमें क्या हो जाते हैं, छोटा छोटा हो जाते हैं, केला जो है ना वह छोटा छोटा हो जाते हैं। लिख लीजिए, बंकी टाइप ऑफ बनाना, बंकी टाइप ऑफ बनाना में केले छोटे छोटे हो जाते हैं, केले छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और यह भी कैसे होता है, तो यह भी वायरस के कारण होता है, यह भी वायरस के कारण होता है, ठीक है। यह भी किसके कारण होता है, तो यह भी वायरस के कारण होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है जी, हार्ड गर्मी कर रही, लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। बता है ना कि माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा। यह हम नहीं कहते, कुमार गौरव सर कहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ रही है बात। बंकी टाइप ऑफ बनाना में केले छोटे छोटे हो जाते हैं, यह भी वायरस के कारण होता है, ठीक है। मिटा दे इसको। चलिए, उसके बाद में 4, 5, छठा 6 में एक आध और लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, तो छठा में लिख लीजिए आप कि गन्ना का जो है लाल रंग वह किसके कारण होता है। यह भी सवाल पूछ देता है कभी कभी। यह जो है ना वह फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। चलिए लिख देता हूं। 6, गन्ना बोले तो जूस, गन्ना मतलब क्या होता है, ईख। गन्ना में लाल रंग, गन्ना है जी, गन्ना में लाल रंग फंगी बोले तो कवक के कारण होता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के कारण होता है, ठीक है। गन्ना में लाल रंग फंगी कवक के कारण होता है, इसको मिटा दे। चलिए, अब हेडिंग लगाइए वाष्पोसर्जन। यह जो था आपका प्लांट डिजीज था, प्लांट में होने वाला रोग। यही नहीं होता है, और सब भी होता है, बहुत होते हैं, ऐसा थोड़ी है कितना ही। जो जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट बात को हमने क्या किया, लिखा दिया, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए वाष्पोसर्जन।
वाष्पोत्सर्जन हेडिंग लगा लीजिए, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिटेशन। चलिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब होता है कि इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या बाहर निकालेंगे? तो वेस्ट मटेरियल के रूप में आपका बाहर निकालेंगे वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यह वाष्पोत्सर्जन जो है ना किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? यह खूब सवाल पूछता है, फोटोमीटर के द्वारा जो है ना यह मापा जाता है, खूब पूछता है। तो लिख लीजिए वाष्पोत्सर्जन क्या है? वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा वेस्ट मटेरियल के रूप में पेड़ पौधा खराब पदार्थ के रूप में स्टोमाटा, रंध्र होता है जनरली, रंध्र द्वारा वाष्प बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। और एक नोट में इंपॉर्टेंट बात डाल करके लिख लीजिएगा, ये VVI कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, यह कई बार पूछा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन जो है ना वह किस यंत्र के द्वारा मेजर किया जाता है? पोटोमीटर के द्वारा जो है वह मेजर किया जाता है। डिफिनेशन आपको भी पता है कि नहीं पूछता है, ठीक है, सीधा पूछ देगा कि वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लिख लीजिए वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हरा पौधा अपना भोजन जो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, ठीक है, वाटर की उपस्थिति में बनाता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाए, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा से थोड़ा सा यह बात को समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस जो है ना वह क्या होता है। डिफिनेशन आपको भी पता है कि डिफिनेशन जो है वह नहीं पूछता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि हरा पौधा अपना भोजन जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है, वाटर की उपस्थिति के में बनाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरा पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हरा पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कौमा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, हरा पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका लिख लीजिए, रिएक्शन वगैरह जो है ना वह देता है। जैसे कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है ना वह होगा क्या? एक तो सबसे पहला बात यह इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सनलाइट का, अर्थात जितना अच्छा सनलाइट होगा उतना ही क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि प्रकाश संश्लेषण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सनलाइट का। फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनलाइट बिकॉज ऑफ द सनलाइट हैज द मैक्सिमम, देन द फोटोसिंथेसिस आल्सो विल बी द मैक्सिमम। आर यू अंडरस्टैंड? मतलब क्या कि हिंदी में समझो कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सनलाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण तभी ज्यादा होगा जब सनलाइट अत्यधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है,
ठीक है, धूप बोले तो घाम, ठीक है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है बात? रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रात के समय क्या फोटोसिंथेसिस होती है, नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिखेगा ना कि रात के समय फोटोसिंथेसिस कम होते हैं, तो ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि यस कम होते हैं, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट रात के समय कहां से मिलेगा? तो फोटोसिंथेसिस रात के समय कबो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा कि प्रकाश संश्लेषण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनलाइट, अर्थात कहने का अर्थ है कि सनलाइट जीरो तो प्रकाश संश्लेषण जीरो, यही ना बात हुई। बोलिए, उसके बाद में इसका रिएक्शन वगैरह लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा रिएक्शन? तो सुनो, प्रकाश संश्लेषण के लिए रिएक्शन क्या क्या लिखिएगा। तो पहला हमको चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो CO2 लिख दिया, उसके बाद में वाटर लिख दिया, और यहां पर सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल क्या करता है? जनरली पौधा का हरा रंग उत्तरदायी होता है कराने के लिए। क्लोरोफिल भी कई टाइप्स का होता है, ABCDE होता है। जनरली A ग्रेड की क्या होती है? आवश्यकता होती है क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, ठीक है। चलिए यह बात को लिखता हूं, इसको मिटा दे ऊपर वाला, अच्छा से थोड़ा सा बताते हैं कि ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से क्वेश्चन लगाइए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, H2O बोले तो वाटर, और हमको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक है, और क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो क्या बना देगा यहाँ पर? CO2 प्लस H2O कार्बनिक पदार्थ के रूप में आपका ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 लिख लीजिए, C6H12O6, यही ना ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। उसके बाद में ऑक्सीजन निकालेगा और H2O भी निकालेगा। थोड़ा सा क्या कर लीजिए आप, बैलेंस कर लीजिए। कार्बन यहाँ 6 गो है तो कार्बन 1 गो है, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 12 गो है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो है, तो क्या कर दे, हाइड्रोजन 12 हो गया, 14 हो गया। एक काम करो, यहाँ पे 12 लगाओ, तो 6 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ पर 12 24 हो गया। ध्यान से समझिए, केमिस्ट्री में बताएंगे कि बैलेंस क्यों किया जाता है, समीकरण को संतुलन क्यों किया जाता है। तो समीकरण को संतुलन इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी इक्वेशन या कोई भी रासायनिक पदार्थ यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है तो उसका जो है द्रव्यमान चेंज नहीं करता है, मास चेंज नहीं करता, और मास को इक्वल रखने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। व्हाई द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो बता देना कि बिकॉज ऑफ द एनी एलिमेंट और केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट्स फ्रॉम और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या पार्टिसिपेट इन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस नहीं, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, देन मास विल बी नॉट चेंज, मास कभी चेंज नहीं करेगा। और इस मास को क्या करते हैं? बराबर रखने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो CO2 प्लस 12 H2O, यहाँ पर कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 12 दूना 24 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो गया, और यहाँ पर 2 गो है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ कितना लगा दे? 6 लगा दे, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन गिनो, हाइड्रोजन कार्बन हो गया बैलेंस ना, ऑक्सीजन 6 दूना 12 हो गया, और 12 24 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 6 गो है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 कितना हो गया? 8 है 6 14, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 6 लगा के देखो, ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 दूना 12, 6 18, 6 24 हो गया ना बैलेंस। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 और यहाँ 12 रट करके कोई आता है और उधर 6 सीधे लगा देता है। अगर समझते रहो, कुछ समझने का प्रयास करिए, ठीक है। यह पता होता है सबको कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन को लिखने ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हरा पौधा अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल ये सबके उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है। अगला लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा रंग जो है ना उत्तरदायी होता है। तो पहला लिख लीजिए कि बैगनी कलर उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह सब खूब सवाल पूछता है। चलो, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ, कार्बन है ना, कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। और बात लिखता हूं कि कौन कौन रंग जो है ना उत्तरदायी होता है। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, देख रहे थे कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं।
बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है जी। ठीक है, चलिए कौन कौन रंग जो है वो आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आपका नीला रंग, उसके बाद में बैगनी रंग और लाल रंग, यह इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल कौमा नीला कौमा बैगनी रंग की आवश्यकता होती है। ऐसे मत लिखो। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल रंग नीला रंग, प्रकाश संश्लेषण ऐसे, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग नीला रंग, प्रकाश संश्लेषण नीला कौमा लाल और बैगनी, बैगनी रंग में होते हैं, रंग में होते हैं, जबकि जबकि अन्य अन्य रंग में नहीं होता है। हरा कलर में नहीं होता है जी, अभी शायद से हम हरा बोल दिए थे, सॉरी। ठीक है, हरा कलर में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? पौधा को हरा रखता है। ऐसा नहीं सवाल पूछेगा कि किसमें नहीं होगा, तो आप हारे मार करके चल आइएगा तो दिखते हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। नोट में बात लिखो, थोड़ा सा सोच से अलग अलग सवाल पूछे लगता है तो। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस चीज की आवश्यकता होती है? सनलाइट की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है जी। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा हमेशा सनलाइट की आवश्यकता होती है। सनलाइट की आवश्यकता आवश्यकता होती है। ठीक है, सनलाइट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे देखो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण और क्या करेंगे? सनलाइट यहाँ लिखेंगे, सनलाइट। और सनलाइट में यदि आपका टेम्परेचर कितना है तो मान के चलिए 22 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22 से 27 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद में 30 से 35 डिग्री क्या है? सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर है। तो यहाँ पर न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा क्या? प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है वह अधिकतम होगा। ठीक है, क्यों अधिकतम होगा? क्योंकि अभी जस्ट बताया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सनलाइट का। समझ में आ रही है बात कि प्रकाश संश्लेषण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सनलाइट। ठीक है, उसके बाद मिटा दे। चलिए अब क्या लिखेंगे? जनरली जो है ना पौधा को देखना, पेड़ का क्या करता है कि अपने एनर्जी को बचाने के लिए पत्ता को गिरा देता है गर्मी के दिनों में, कि ताकि क्या करे? वाष्पोत्सर्जन कम करना पड़े। तो सीधा सीधी सवाल पूछ देता है ना कि पत्ता को क्यों गिरा देता है पेड़ पौधे? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कम हो, जिसके कारण क्या होता है? पेड़ पौधा अपने पत्ते को गिरा देता है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, जैसे कि आप रेगिस्तान में देख लीजिए, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स, या क्या होता है? कांटानुमा संरचना हो जाती है। ठीक है, तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। पानी में उगने वाला हाइड्रोफाइट्स कहलाता है। ठीक है, पनघट में उगने वाला, पनघट को पौधा को क्या बोला जाता है? पिचर प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब पूछता है, कुछ कुछ सवाल याद रखिएगा। बोटनी तो इंटरेस्ट है ही जी, ध्यान से समझते चलिए। हम सबको उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में पूछे। किसी विषय का स्पेशलिस्ट बनिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, यह गारंटी मानिए। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या? तो प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल क्या होता है, और उसके बाद में डार्क रिएक्शन, और उसके बाद में हिल नामक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हिल को ही हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल को इंग्लिश में भी क्लोरोफिल कहते हैं। यह पौधा को हरा रंग प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? खूब पूछता है जी, मैग्नीशियम पाया जाता है। रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है।
इसमें Mg मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यह सब खूब पूछता है जी, हम पीछे पढ़ा चुके हैं, अब तो लास्ट कगार पर पहुंच गए हैं बायोलॉजी। उसके बाद में जस्ट हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं 3-4 क्लास बाद से। इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। जैसे सुनो, होता क्या है, यह आपका पत्ता है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, आपका पेसियोल हो जाएगा। पेसियोल बोले तो हिंदी वाले बच्चे इसको वृंत बोलते हैं, चिंता नहीं करने का। और यहां से क्या हो जाएगा इसका, तो यह जो है इसका मिडरिव है, मिडरिव है, बीच वाला भाग मिडरिव होता है ना। और यह इसका ठोड़ जो है इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। पीछे ऐसे हम बताए हैं, एपेक्स हो गया। और यहां से देखो क्या हो जाएगा यह, तो यह भेन्स हो गया, भेन्स हो गया। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन बोलेंगे, लीफ मार्जिन बोलेंगे। और इसी के अंदर क्या होते हैं, तो इसी के अंदर स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा, स्टोमाटा करता क्या है, यह गैसेस को एक्सचेंज कराने का काम करता है। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कराता है, ऑक्सीजन में यह एक्सचेंज करा देता है, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या करता है, यह गैसेस को एक्सचेंज कराता है। लिख लीजिए, यह गैसेस को एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज कराता है। कैसे कराएगा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करा देता है, एक्सचेंज करा देता है, ठीक है। यह गैसेस को एक्सचेंज कराता है। इसमें कौन सा सेल होता है, खूब पूछता है जी, गॉड सेल होता है, गॉड सेल होता है, ठीक है। और उसके बाद में यह भी सवाल पूछता है ना कि गॉड सेल होता है, फोटोसिंथेसिस के दरमियान गॉड के रूप में क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, गॉड सेल। यह भी बात लिख लो नोट में कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, फलस्वरूप गॉड के रूप में, गॉड बोले तो ईश्वर, ठीक है, गॉड के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, नहीं पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फलस्वरूप गॉड के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। यह बात को ध्यान में समझते चलिएगा, ठीक है। बोलिए, इसमें मैग्नीशियम धातु यह पहला याद रखिएगा। और गॉड के रूप में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है। स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए, इसके अंदर स्टोमाटा में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। इस पत्ते में क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। तो यह लिक्विड पार्ट क्या हो गया, यह लिक्विड पार्ट जो है ना, यह क्लोरोप्लास्ट होगा। यहां पर लिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और चलो इस क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट तो क्लोरोफिल कराता ही। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, तो चलो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होगा। और डार्क रिएक्शन और उसके बाद में लाइट रिएक्शन क्या होता है, इसको मिटा दे। चलिए क्लोरोप्लास्ट का ऑपरेशन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात को कि क्लोरोप्लास्ट अभी जो है लाइट रिएक्शन बताने जा रहे हैं। आसपास के क्वेश्चन को बस लपेट लेना है, ठीक है। चलिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जनरली बच्चा जानता है कि हरा पौधा अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में। और यह सब बात पता ही नहीं रहता, पूछता है इतना ही डीप जी। तो क्लोरोप्लास्ट को देखो, क्लोरोप्लास्ट यह है क्या, तो अभी यही तो बताए हैं कि जैसे कि यह लीफ है, लीफ बोले तो पत्ता, और यह आपका पत्ता, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो देखो क्या दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट ऐसे नहीं दिखेगा जी बिना माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट को जब देखिएगा तो यह कैसा होता है, तो पहला बात डबल लेयर होती है, यह डबल लेयर दिखेगा, दोहरी झिल्ली दिखेगा इसका, ठीक है। देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो क्या दिखेगा, यह दोहरी झिल्ली दिखेगा इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, यह दोहरी झिल्ली दिखेगा, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली दिखेगा और इसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड पार्ट पाए जाते हैं। इस लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है, तो इस लिक्विड पार्ट को, लिक्विड पार्ट जो है यह कहलाता है आपका ग्रेना, ठीक है। ग्राना होता है जनरली GRANA, हिंदी में लिख दे ग्राना, ठीक है। यह क्या होता है, लिक्विड पार्ट क्या होता है, ग्राना होता है। तो कोई पूछेगी ग्राना क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट ग्राना होता है। और इस ग्राना के अंदर अस्टोरमा, अस्टोरमा
अस्टोरमा, ठीक है, इसको अस्टोरमा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, अस्टोरमा बोला जाता है। और इस अस्टोरमा के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ग्राना पाए जाते हैं, ठीक है, ग्राना पाए जाते हैं। और यह ग्राना जो है ना कई लेयर में होता है, जैसे अभी हम डायग्राम से दिखाते हैं ग्राना, इसके कई लेयर होते हैं, इसके कई लेयर, इसके कई लेयर होते हैं। लेयर बोले तो झिल्ली, ठीक है, इसके कई लेयर होते हैं। समझ में आ रही है बात, ग्राना इसके कई लेयर होते हैं, समझ में आ रही है। जैसे सुनो, यहां पर आपका हो गया लिक्विड पार्ट अस्टोरमा, अस्टोरमा के अंदर पाए जाते हैं ग्राना, और ग्राना के अंदर भी क्या पाया जाता है, थैलोकाइटा, ठीक है। ग्राना मिल करके क्या बनाएगा, तो ग्राना ग्राना मिल करके थैलोकाइटा बनाता है, लिख लो, ग्राना ग्राना मिल करके क्या बनाएगा, थैलोकाइटा, थैलोफाइटा नहीं बोल रहे हैं, थैलोकाइटा बोल रहे हैं। तो सुनिए होता क्या है, जैसे यह आपका डबल लेयर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यह लिक्विड पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे अस्टोरमा। अस्टोरमा के अंदर क्या पाया जाता है, तो यह जो है आपका ग्राना पाया जाता है, ठीक है। और ग्राना कैसे बनते हैं, तो ग्राना ग्राना मिल करके यह थैलोकाइटा बनाता है। यही बात तो बता रहे हैं कि ग्राना कई सारे लेयर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब ग्राना है। और यही देखो 2 भी होता है और 3 भी होता है, ऐसे भी होगा, 3 भी हो सकता है, नहीं तो 2 तो जरूर होगा। एक आप क्लोरोप्लास्ट को निकालिएगा माइक्रोस्कोप से, तो ठीक है। तो यह क्या हो गया, तो यह ग्राना हो गया, और यही ग्राना प्लस ग्राना, ग्राना प्लस ग्राना मिल करके क्या बनाएगा, तो थैलोकाइटा बनाएगा, ठीक है, थैलोकाइटा बनाएगा, ठीक है, थैलोकाइटा बनाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ध्यान से समझिए बात को, अब समझ में आ रहा होगा क्लोरोफिल की एक्चुअल मीनिंग। ऐसे बता दिया जाता है ना कि क्लोरोफिल के कारण पौधा का क्या होता है, हरा रंग होता है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा इन डिटेल समझिए कि क्लोरोफिल होता क्या है, ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। थैलोकाइटा, थैलोकाइटा के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, तो इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है, पौधा का हरा रंग किसके कारण, क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो मेरे भाई यह मैग्नीशियम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यह ब्रेक कर जाएगा। सुनो, अब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके देखिए क्या बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा, ध्यान से समझिएगा, तो यह बनाएगा आपका NADP का निर्माण करेगा। पहला बात की यह बनाएगा एनर्जी के फॉर्म में ATP, ठीक है, एडेनो ट्राइफॉस्फेट। और उसके बाद में अगला क्या होगा, जल अपघटन होगा, जल अपघटन। और जल अपघटन में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। और उसके बाद में NADP के क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है, NADP का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और लास्ट में NADP क्या होता है, तो लास्ट में NADP प्लस H2 यह मिल जाता है और क्या कर देता है, लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यही क्या हो गया आपका, तो यह आपका लाइट रिएक्शन हो गया। बात समझ में आई, नहीं आई, बाउंस कर गई आपको। ध्यान से समझिए बात को कि होता क्या है। यह सबसे पहले यह जो क्या था, लिक्विड पार्ट था, लिक्विड पार्ट को हमने अस्टोरमा बोला, ठीक है, अस्टोरमा बोला। और यहां से सनलाइट को दे देता हूं सबसे पहला बात, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिएगा बात को कि होता क्या है, लाइट रिएक्शन और उसके बाद में डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, हम लिख देते हैं अभी डिफिनेशन, चिंता नहीं करने की, ठीक है। तो यह आपका सनलाइट हो गया, यहां से जब सनलाइट दे दिए तो इसके अंदर क्या है, पत्ता के अंदर जनरली तो फोटोसिंथेसिस आपका 99% पत्ता के द्वारा ही होता है, क्योंकि पत्ता मैक्सिमम होते हैं पेड़ में। तो आपका देखिए पत्ता के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और जब इसको माइक्रोस्कोप से हमने निकाला तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड पार्ट पाया जाता है, जिसको अस्टोरमा बोलते हैं। और उस अस्टोरमा में क्या होता है, ग्रेना होता है, और ग्रेना ग्रेना मिल करके क्या करता है, थैलोकाइटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, थैलोकाइटा। तो वही बात तो लिखे हैं कि ग्रेना क्या होते हैं, लेयर में होते हैं, ग्रेना प्लस ग्रेना मिल करके थैलोकाइटा बनाता है, और थैलोकाइटा मिल करके क्लोरोफिल का निर्माण करता है। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाए जाते हैं, और मैग्नीशियम जब है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और यही इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके क्या बनाएगा, तो ब्रेक करके देखिए इलेक्ट्रॉन यह ब्रेक किया, और ब्रेक करके पहला ATP बनाया, एडेनो ट्राइफॉस्फेट हो गया। उसके बाद में जल अपघटन, जल का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, और ऑक्सीजन और H2 बाहर निकल जाएगा। मेरे भाई H2 यही ना है, इसको तुरोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ही तो H2O बना होगा, समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन निकला और उसके बाद में NADP, समझ में आ रही है बात। न्यूक्लियो एडमिन न्यूक्लियो एडिनामाइन डाइफॉस्फेट होता है ना, यह जो है NADP का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रही है, न्यूक्लियो एडमिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और यही O2 और H2 में किसको जरूरत होगा, तो H2 की जरूरत होगी, तो NADP और H2 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन, समझ में आई बात। या इसी को हिल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। तो वाई light reaction is also known as the Hill reaction because of the discovery of the light reaction by the Hill scientist, ठीक है। हिल साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग हिल रिएक्शन के तहत भी जानते हैं। मिटा दे, चलिए बताएं। अब थोड़ा सा लिख दे, इसको डायग्राम से समझ लीजिएगा जी। यह डायग्राम बगल में जब लिखेंगे ना भी रिएक्शन, उसके बाद यह डायग्राम बनना चाहिए, यही मेन है, डायग्राम ही समझ लिए, ठीक है। एक बार डायग्राम को समझ लीजिए, बात ही बन जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में फिर अब बता देता हूं डार्क रिएक्शन, और तब आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, लाइट रिएक्शन। यह रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा। अभी लिखने के बाद डिफिनेशन लिख देता हूं कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, लाइट रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलेंगे हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन, समझ में आई बात। हिल रिएक्शन, इसका खोज किसने किया था, तो खोज जो है हिल साइंटिस्ट किया था। हिल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका खोज किया था, समझ में आ रही है बात। हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, समझ में आ रही है बात। तो सुनो होता क्या, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तों के ऊपर, जब सूर्य का प्रकाश पत्ते के ऊपर पड़ता है तो इसके अंदर के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले द्रव स्टोरमा के अंदर का ग्राना थैलोकाइटा का निर्माण करता है, थैलोकाइटा का निर्माण करता है, और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके अंदर Mg धातु, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉन टूटकर ऊर्जा के रूप में बनाते हैं। क्या बनाते हैं से सुनो, ऊर्जा के रूप में बनाते हैं। आपका पहला ATP बनाएंगे, एनर्जी के रूप में क्या बनेगा, तो एनर्जी के रूप में यह बनाएगा, ATP के फॉर्मेशन करेगा, पहला बात। उसके बाद में और क्या होगा, तो उसके बाद अगला होगा आपका जल अपघटन होगा, ठीक है। क्या होगा जल अपघटन में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है टूट जाएगा। उसके बाद जो है जल अपघटन हो गया ATP, उसके बाद में NADP का फॉर्मेशन करेगा, और यही लास्ट में NADP क्या होगा, H2 के साथ मिल जाएगा। तो क्या बना, लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन के दरमियान किसका सब निकल गया जी, तो NADP और H2 का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन बोलेंगे। तो लिख लीजिए नोट में बात कि लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप NADP प्लस H2 का निर्माण होता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन दिन में होता है कि रात में होता है, ठीक है। तो यह जो है ना आपका दिन में होगा ना, लाइट से ही पता चल रही कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, तो दिन में होगा। उसके बाद हेडिंग लगा लीजिए डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन समझ में आई बात। अब हेडिंग लगाइए डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन, इतिहास गवाह है कि जो पसीना बहाएगा
वह मंजिल जीत करके ले जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। बशर्ते डायरेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो मजदूर भी पसीना से नहाता है, डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छा से पढ़िए, नहीं तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होता है? तो डार्क रिएक्शन जो है, सुनो, डार्क रिएक्शन पहला बात, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा, यह बात को मान लीजिए। ठीक है, 100%। ठीक है, जैसे कि संविधान में पूछता है ना, क्या यह संविधान में परिभाषित किया गया है? तो 90% केस में देखा जाता है कि यह संविधान में परिभाषित किया है, तो नहीं, संविधान में परिभाषित नहीं किया है। यदि यह किया रहता है तो पूछता ही नहीं। ठीक है, जैसे कि सैन्य कार्रवाई का जो है परिभाषित किया गया है संविधान में, तो आर्टिकल 34 सोचता है कि अच्छा सैन्य कार्रवाई की बात परिभाषित किया गया होगा, यस, गलत है, लो। ठीक है, यदि संविधान में परिभाषित किया गया होता तो पूछता ही नहीं तुम भाई। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आई बात? तो जब तक जो है लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। 1 मिनट ठीक ठाक आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं कि गर्मी का दिन है हम बनाते रहे और उसके बाद में मोबाइल जो है ना स्टॉप हो जाए अपने आप। डार्क रिएक्शन सुनो, यह हमेशा लाइट रिएक्शन होने के फलस्वरूप, यह हमेशा लाइट रिएक्शन होने के बाद ही संपन्न होता है, होने के बाद ही संपन्न होता है। जैसे कि देखो होता क्या है, तो इस तरह से देखिए, यहां पर क्या है, तो यह जो है आपका, तो यह जो था आपका ग्राना था, अच्छी बात है, ग्राना था, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसको अस्टोर्मा बोले थे, अस्टोर्मा हो गया। अब सुनो, यहां पर क्या होगा, इसका NADP, ठीक है, और उसके बाद में H2 प्लस O2 जो था, तो H2 इसके साथ मिल जाएगा, तो NADP प्लस H2 निर्माण कर देगा। जब लाइट रिएक्शन होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, तो NADP प्लस H2 का निर्माण करेगा ना, बोलिए। और उसके बाद में यह ऑक्सीजन क्या करेगा, सुनो, तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, पौधा जो है ना एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उसके बाद में बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन को, और हम सबको ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सुनो, उसके बाद यह करेगा क्या, NADP प्लस H2 का निर्माण हो गया। लाइट रिएक्शन में NADP प्लस H2 के निर्माण के बाद पौधा, ठीक है, निर्माण के बाद पौधा CO2, निर्माण के बाद पौधा CO2 बाहरी वातावरण से ले लेता है, वातावरण से ले लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 बाहर निकालता है, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटर हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, बाहर हो गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा हीट हो गई है जी मोबाइल, इसीलिए यहां पर समाप्त भी कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, समझ में आई बात? लिख रहा है कि योर डिवाइस इज ओवर हीटेड। ठीक है, इसीलिए बार बार जाकर के देखना पड़ रहा है। तो यह क्या हो गया आपका, यहाँ पर समाप्त भी हो गया। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में, वांशिक के बारे में देखेंगे, अनुवांशिक के बारे में। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। यह
एक बार क्या करिए समझ लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले डार्क रिएक्शन क्या होता है, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो यह ग्राना है आपका, और उसके बाद में इसके अंदर का स्टोरमा क्या होगा, सनलाइट रात के समय होता है जी। NADP के फॉर्म में, NADPH2 के फॉर्म में रिएक्शन हो गया लाइट में, और उसके बाद में क्या करेगा, NADPH2 के निर्माण के बाद पौधा CO2 बाहरी वातावरण से ले लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा को मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। यही कारण है ना कि रात के समय जो है पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ले लेता है। तो आप सोइएगा ना तो क्या हो जाइएगा, चलने लगिएगा, नींदे में तो लगेगा कि भूत धैले है। तो ऐसा जो है ना नहीं करना है, ठीक है। पेड़ पौधा के नीचे रात को नहीं सोना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोइएगा ना तो कहेगा कि नशा हो जाएगा, ठीक है। तो नशा जो है ना प्यार की नहीं होना चाहिए, नशा जो है ना वह पढ़ाई की होना चाहिए। जैसे कि एक बात बताएं, ठीक है, एक बात बताते हैं कि एक बच्चा जो है वह क्या कहता है, ठीक है, बच्चा नहीं बच्ची कहता है, एक बच्ची, अब एक बच्ची बच्चा से कहता है ना कि आजकल के लड़के बहुत ही वफादार होते हैं। मतलब आजकल के बच्चे देखो क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे धोखेबाज और गद्दार हो जाते होते हैं, ठीक है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, थोड़ा सा हंसी टाइप का लगेगा। तो एक बच्ची जो है बच्चा से कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही धोखेबाज और गद्दार होते हैं, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि कुत्ता से प्यार कर ले वह तो वफादार होते हैं ना। तो बच्चा कह रहा है ना कि बाबू हम तुम्हारे जो है ना पहचान लेंगे खुशबू से। तो वह कह रही है कि तू कुत्ता है क्या कि पहचान लेगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो इन डिटेल हम बता रहे हैं, आप भी पढ़िए, ठीक है। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आसपास की बातों को भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि कौओं को काव काव करे से जो शेर होता है थोड़ी रुकता है, मंजिल की औकात दिखाना होता है, ठीक है। तभी आप मंजिल को भेद पाइएगा जब आपका मेहनत होगा, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।